सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, बड़ा संजीदा विषय है। 3.5 साल से एक युद्ध चल रहा है घोषित तौर पर, जो रूस और यूक्रेन के बीच में है। किसी समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे ये दोनों देश, पर इन दोनों देशों के बीच में इस समय पर संघर्ष चरम पर पहुंचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी विपक्ष में होने के दौरान ये दावा करते थे कि अगर वो सत्ता में आए, अगर वो राष्ट्रपति हो गए तो 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। उनका ये भी दावा था अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहते तो ये युद्ध होता ही नहीं। ट्रंप की बातों को यूं दुनिया बहुत गंभीरता से लेती नहीं है, पर ये ऐसे दावे होते हैं जो मन को लुभाते हैं। कौन युद्ध चाहता है? तो अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुके तो सबको अच्छा लगेगा। पर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के तकरीबन 8 महीने बाद भी युद्ध को रुकवा नहीं सके। कभी वो जेलेंस्की को धमकाते हैं, कभी पुतिन को चढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर ताजा मामला यह है कि एक बैठक कल होने जा रही है अलास्का में। किसी समय वो रूस का हिस्सा हुआ करता था इलाका, पर उसे रूस ने ही अमेरिका को बेच दिया था। अब वो अमेरिका के कब्जे में है। रूस से बामुश्किल उसकी दूरी 80 किलोमीटर बताई जाती है। वहां पर ट्रंप भी पहुंच रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन भी पहुंच रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत के आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि शायद रूस और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला हो पाए। ट्रंप बैठक से पहले ही बयानबाजी दे रहे हैं कि अगर नहीं तैयार हुए पुतिन तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर नहीं माना गई ये बात तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री ने तो भारत को लेकर ही कह दिया है कि अगर कल सहमति नहीं बनी तो भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस रोशनी में हम बात करते हैं, आज समझने की कोशिश करेंगे ट्रंप पुतिन मुलाकात शांति या भ्रांति। वाकई ये शांति के लिए कोई बैठक हो रही है या दिखावे के लिए हो रही है? हमारे साथ इस गंभीर विषय का हिस्सा बनने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुरेश गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, जो विदेश मामलों के जानकार के तौर पर देश में क्या थे। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोयल साहब से ही करते हो। गोयल साहब, निजी तौर पर आपसे जानना चाहता हूँ, कल की बैठक को लेकर वाकई आपको भी कोई उम्मीद है या ठीक है कुछ तो करना ही था तो चलो बैठ लेते हैं? हिमांशु जी, मैं आपके साथ काफी अरसे के बाद आ रहा हूँ जी। और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे बात करके बड़ी साफ गोई से बात होती है। ऐसी बात नहीं होती है कि कह कुछ रहे हैं मतलब कुछ और है। तो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया यूक्रेन वॉर के बारे में, जो आपका इंट्रोडक्शन है, समटाइम्स आई रियली विश कि हमारे विदेश मंत्रालय में भी ऐसी साफ साफ एनालिसिस होती तो ज्यादा जो है जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप, मैं जो बात कहूंगा, मैं बिना लाग लपेट के जी। एक डिप्लोमेट की हैसियत से नहीं, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से, जो कि देख रहा है कि जो विश्व में हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर क्या हो रहा है, उसकी हैसियत से कहूंगा। जब ट्रंप साहब आए थे राष्ट्रपति बन के और उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो ये वॉर में 2 दिन में रुकवा दूंगा, ये वॉर में 2 दिन में रुकवा दूंगा, तभी किसी डिबेट में मैंने कहा था कि भाई, वो कह रहे हैं राष्ट्रपति है, उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो बड़ी लिमिटेशंस होती हैं, बड़े सारे बंधन होते हैं। कोई क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, आप हर एक को रोक तो नहीं सकते हैं ना। अब यहां पर अगर देखा जाए यूक्रेन की जो वॉर है, इसकी वजह क्या है? अगर आप वजह नहीं जानेंगे कि भाई लड़ाई हो रही है उसमें, ये मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा हूं। जी। हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। रशिया का अपना नजरिया है, यूक्रेन का नजरिया है, यूरोप का अपना नजरिया है, बाइडेन का नजरिया था। तो अगर वो सारे नजरिए मिलाकर के देखा जाए तो क्या कितना संभव है कि आजकल के हालात में इस युद्ध को रोक सकते हैं? और अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब में। मेरी नजर में आपकी सवाल के जवाब का छोटा सा एक मेरा जवाब यह है कि अगर यूरोप के हालात जो आज हैं वही हैं, अगर यूरोप अपनी सिक्योरिटी के बारे में उनकी जो थीसिस है, डॉक्ट्रिन वही डॉक्ट्रिन है, कोई बदलाव नहीं है,
तो मैं नहीं समझता हूं कि इस युद्ध के रुकने के कोई आसार हैं, जल्दी रुकने की। कभी ना कभी तो रुकेगा ही। हर एक की हर एक का असलहा कभी ना कभी तो खत्म होता है, लोग भी खत्म होते हैं। मैं बड़ा ब्रूटल लगता है बोलने में, लेकिन अल्टीमेटली वो भी रिसोर्स के तौर पर आते हैं ना लोग भी। जब लोग बागी नहीं रहेंगे तो लड़ेगा कौन? कॉन्ट्रैक्ट वॉर कहां से होगी? तो मुझे नहीं लगता है कि इन हालात में कोई भी खत्म होने के आसार जल्दी हैं, जब तक कि हम लोग ये ना समझ लें कि हमें अपनी नजर में जो यूरोप की सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है, जो हमारी नजर में एक फ्रेमवर्क है, अगर वो ना बदला जाए तो मुझे नहीं लगता कि बदलने के आसार हैं। गोयल साहब, अपने यहाँ एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो जो ये अमेरिका है, इसके संदर्भ में आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका वाकई इस युद्ध को रुकवाना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जिस तरीके से मामले को हैंडल किया, उसमें यह बताने की कोशिश की कि रूस तो बहुत बड़ी ताकत है, जेलेंस्की और यूक्रेन की औकात क्या है। उनको जिस तरीके से जलील किया वो दृश्य भी दुनिया ने देखा था। पर आखिरी में उसका हिसाब किताब हुआ क्या? अमेरिका ने अपनी मदद के एवज में लंबे समय के व्यापारिक समझौते कर लिए, जो रेयरेस्ट अर्थ मटेरियल था उस पर अपना कब्जा ले लिया। तो आपसे समझना ये चाहता हूं कि यूक्रेन से जो कुछ भी अमेरिका हासिल करना चाहता था वो उसे हासिल हो गया है, या अभी कुछ और हासिल करना बाकी है, इसलिए ऐसी बैठक बैठक की कवायद हो रही है? थोड़ा आप इस पर गहराई से रोशनी देंगे। अमेरिका ने इस युद्ध में अपने आप को एक व्यापारी के तौर पर प्रस्तुत किया है, जिसने अपने हित निकाले हैं। दो बंदरों की, जो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जैसे खा गया था, हमें तो कमोवेश अमेरिका वैसा ही दिखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं दो दो 1 या 2 मिनट में इसका मैं आपको जो मैं समझता हूं। जब तक ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट थे यूरोप यूएसए की, तो कहा जाता था कि अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चलती रही है तो इसमें इंटरेस्ट ये है कि वो जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो अपना असलहा बेचना चाहता है यूरोप में यूक्रेन को इस तरह से, तो अगर ये यूक्रेन की वॉर खत्म हो गई तो उनका असलहा बिकना बंद हो जाएगा। ट्रंप ने ये साबित कर दिया कि असलहा बेचने के लिए जरूरी नहीं कि युद्ध हो या नहीं हो, क्योंकि उन्होंने नेटो को दबाव में डाला कि आपको अपनी सिक्योरिटी खुद बनानी है, आप खुद कीजिए, मैं लीडर हूं, मैं आपको हथियार बेचूंगा, आप खरीदिए मेरे से, अपनी सुरक्षा कीजिए, लेकिन पैसा खर्च करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जहां तक मैं समझता हूं, ट्रंप ने एक तो ये काम कर दिया, दिखा दिया कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सस्टेन करने के लिए जरूरी नहीं है कि युद्ध हो, वो वैसे भी रह सकता है। दूसरी चीज, ट्रंप का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? ट्रंप के आने के फौरन बाद जब ट्रंप और चाइना की टैरिफ वॉर शुरू हुई, तो चाइना ने सीधी साधी धमकी दी कि अगर आप मेरे ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे तो आपके जो, और ये बहुत जरूरी है, देखिए, जी। एनवीडिया की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, तो आपकी जो ये इंडस्ट्री है जिसके बल पर आप कूद रहे हैं, उस इंडस्ट्री के लिए जो क्रिटिकल मिनरल चाहिए वो मेरे पास है। तो अगर आप मेरे ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे तो मैं ये आपको मिनरल सप्लाई करने बंद कर दूंगा। उसके बाद में ट्रंप जो है घूम करके गए यूक्रेन के पास, क्योंकि अगला सोर्स यूक्रेन था। तो उनका इंटरेस्ट यूक्रेन की वॉर को बंद करने का ये था कि वहां से उनको मिनरल्स की सप्लाई हो, और अगर ये मिनरल्स की सप्लाई हो जाती है तो उनके लिए युद्ध बंद होना अच्छा है ये। अब अगर वो दूसरे पक्ष में चीन के साथ में एक दूसरा डील करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं भाई, मैं आपके ऊपर टैरिफ नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन आप मेरे को अपने मिनरल सप्लाई करना बंद कर दीजिए, और इसके अलावा एनवीडिया और एएमसी से जो आपको चिप्स मिलते हैं उसका 15% मेरे को अब मिलता रहे, तो वो सब ठीक है ये। तो बड़ा लंबा गेम खेल रहे हैं। ट्रंप बिजनेसमैन है, होशियार इंसान है। उनका उनका विजन चाहे हमारे वाला नहीं हो, लेकिन उनको मालूम है कि फायदा कहां से होना है। तो ये कल जो कुल होने मिला के एक मुनाफा खोर व्यापारी के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के साथ।
अमेरिका को उन्होंने एक कंपनी में तब्दील किया है और वो कंपनी अपने मुनाफे के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी मेरे साथ में है। राम श्रीवास्तव जी, ट्रंप क्या चाह रहे हैं वो अपनी जगह, पर जो व्यक्ति मुलाकात के लिए वहां पहुंच रहा है उसकी भी तो अपनी एक शख्सियत है। एकदम मरे हुए देश को दोबारा से ताकत के रूप में खड़ा कर दिया, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। वो पुतिन अलास्का क्यों जा रहे हैं, क्या कहते हैं राम जी? क्यों जा रहे हैं वो? उसका सबसे बड़ा कारण है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण था? ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी रूस को कि जिसके के कारण उसने यूक्रेन पर हमला किया, और हमला करने के पहले उसने क्या क्या कदम उठाए, ये पश्चिम के मीडिया ने कभी उजागर नहीं किया है। हकीकत में क्या है कि जो 4 प्रोविंस अभी फिलहाल रूस ने अपने कब्जे में किए हैं, वहां पर जो है 6 परमाणु भट्टियां थी, और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब इस बात का एग्रीमेंट हुआ था कि इन परमाणु भट्टियों से निकलने वाली ऊर्जा, जो बिजली है, वो रशिया के जो नेशनल नेटवर्क है उसमें देंगे। जेलेंस्की ने उसको बंद कर दिया। न केवल इतना बंद किया, एग्रीमेंट के हिसाब से जो उन परमाणु भट्टियों में ईंधन लगता था वो रूस से सप्लाई होता था, उसको भी रोक दिया। उसका ठेका उन्होंने फ्रांस को दे दिया। वहाँ यूरेनियम की खदानें थी, उन सबको भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है पश्चिम के देशों को दे दिया, और साथ में उन्होंने नाटो की सदस्यता पाने की हरकत की। रूस ने बहुत समझाया, 2014 में भी झड़प हुई थी, तब उसका कारण ये था कि जो काला सागर में एकमात्र जगह है जहां रूस का जो नौसेना का बेड़ा विचरण कर सकता था, क्योंकि ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पास रूस के पास थोड़ा समुद्री सीमा है, उत्तर में बाल्टिक ओशन के, और पूरे के पूरे उत्तर में अगर आप नक्शा देखेंगे तो वहाँ 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। इसलिए अगर उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति थी नौसेना की, उसके रास्ते में रुकावट डालना शुरू कर दिया। बहुत समझाया, भाई एग्रीमेंट को आप जो है फिर से चालू कर दीजिएगा, पर नहीं हुआ। इस कारण उनको क्रीमिया पर भी कब्जा करना पड़ा, और जब नहीं माने तो इन्होंने विरोध किया, तो फिर बम्बार्डिंग शुरू हो गई। आज जो स्थिति है वो इतनी, हमारे आदरणीय जो पूर्व राजनीतिक महोदय हैं उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में उसको समझाया है। आज की स्थिति तो ये है कि बहुत ही सिंपल तरीका है कि रूस को तो अपने अस्तित्व का सवाल है, महत्व का सवाल है। उसकी महत्वाकांक्षा ये है कि जो सोवियत संघ पहले था उसकी जो गरिमा थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो उसको वापस करना चाहता है, लाना चाहते हैं पुतिन। और अमेरिका का एक ही उद्देश्य है, देश को बर्बाद करना। मैं बहुत सोच समझ के शब्द को प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए नहीं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह आजकल वो कर रहे हैं मेक ट्रंप एम्पायर ग्रेट अगेन। और यही एक कारण है कि मुल्ला मुनीर को उन्होंने बुलाया, खाना खिलाया, पीठ थपथपाई। क्योंकि इतना आदर क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनको साउथ ईस्ट एशिया का क्रिप्टो करेंसी का इंचार्ज कर दिया। और क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? आप ट्रंप की जब उन्होंने गद्दी नशीन हुए थे तब की घोषणाएं देखिए। उन्होंने क्या कहा था कि मैं अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी की कैपिटल बना दूंगा। न केवल यह कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोई भी $5 मिलियन देगा उसको गोल्डन सिटीजनशिप दे देंगे। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जितने भ्रष्ट राजनीतिक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सैन्य अधिकारी हैं, स्मगलर्स हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, डॉन्स हैं, उन सबके पास दुनिया का ब्लैक मनी है। और ब्लैक मनी का मूवमेंट अगर कहीं हो सकता है तो क्रिप्टो करेंसी में हो रही है। और वो क्रिप्टो करेंसी के जो आज की तारीख में सबसे बड़े सौदागर हैं वो ट्रंप के बेटे हैं और दामाद हैं। उनका हर एक काम, हर एक हरकत, हर एक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर ने लिखी थी उसमें एक कैरेक्टर था शाइलॉक का, और ये नया शाइलॉक का अवतार है कि वो पूरी दुनिया का शोषण करके अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। उनको अमेरिका की भी चिंता नहीं है। अगर अमेरिका की चिंता नहीं है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने वाशिंगटन डीसी को फेडरल गवर्नमेंट के कब्जे में ले लिया। वहां पर उन्होंने नेशनल गार्ड वहां पर पोस्ट कर दिए। क्यों कर दिए? जिससे उनके विरुद्ध
आंदोलन ना हो। अमेरिका की ताजा खबर ये है कि आज की स्थिति में ट्रंप की पॉपुलैरिटी 62% से घटकर 38% हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रंप महोदय के पहले भी जो इनका काल था ट्रंप 1.0, उसमें इनको 2 बार जो है नॉन कॉन्फिडेंस का, महाभियोग का सामना करना पड़ा था। और अब भी वहां चर्चा चल रही कि इनको देश चूंकि बर्बाद हो रहा है, ये ट्रंप के बम के नाम पर जिस तरह दुनिया में इन्होंने खलबल मचा रखी है। और खलबल का सबसे दूसरा प्रमाण जो आया है, देखिए बहुत सरल है, वो ये कि उनका निकटतम व्यक्ति कौन था? एलन मस्क। एलन मस्क को उन्होंने क्यों भगाया? कूटनीतिक क्षेत्रों में ये चर्चा है। एलन मस्क से उन्होंने डिमांड की थी कि टेस्ला के 38% शेयर उनको दे दो, जो उन्होंने मना कर दिया। और यही एक कारण है एलन मस्क और उनकी कितनी जबरदस्त दुश्मनी हो गई है। जो अपने सगे मित्र का मित्र नहीं हो सका, वो दुनिया का क्या होगा? वो दुनिया का क्या होगा? डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने हमारी उस बात का विस्तार दिया जिसमें हमने कहा कि वो एक मुनाफाखोर व्यापारी के तौर पर अमेरिका के साथ व्यवहार कर रहे हैं। राम श्रीवास्तव जी थोड़े और आगे बढ़ गए, बोले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, ट्रंप कॉरपोरेशन को फिर से खड़ा करना है। पर मेरा वो सवाल अनुत्तरित रह गया जो मैंने डॉक्टर राम श्रीवास्तव से किया था। मैं डॉक्टर सुरेश गोयल से उस सवाल को रखता हूँ, ट्रंप क्यों जा रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, इस पर हमने काफ़ी विस्तार से बात कर ली है। पर अलास्का केवल ट्रंप नहीं जा रहे हैं ना, अलास्का व्लादिमीर पुतिन भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है ये, और सही बात है कि अगर पुतिन को लगता है कि उनके जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, तो वाकई में क्यों जाएंगे वो? पुतिन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पुतिन, आपने भी कहा अभी कि पुतिन जो है वो सोवियत यूनियन का जो एक पहले ग्रैंड विजन था। और आप याद रखिए कि पुतिन जो है केजीबी के वो रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव रहे हैं। और उन एक तरह से अगर देखा जाए तो रशिया में जो अगर एक नेशनलिस्ट हैं जो कि रूस को अभी फिर दोबारा उस पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं, वो पुतिन है। तो उनको उसके पीछे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये, और बड़े होशियार है वो ये। उनका बेसिक पर्पस ये है कि इस टाइम पर अभी अगर देखा जाए तो यूरोप में जहां पर रशिया की हदें लगती हैं, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या है? नेटो। एंड हु लीड्स नेटो? यूएसए। तो चाहे यूरोपियन यूनियन कुछ भी कर ले, जर्मनी यूके, फ्रांस कोई भी स्कीम बना ले, लेकिन मिलिट्री कॉन्फ़िगरेशन में, मिलिट्री सिक्योरिटी में जो चलेगी वो चलेगी ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट है जी। तो एक तरह से देखा जाए तो जहां तक मैं समझता हूं, पुतिन के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ट्रंप से मिलकर के समझना कि उनका वो चाहते क्या है, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। वो खाली मिनरल चाहते हैं यूक्रेन से, या वो चाहते हैं कि उनकी एम्पायर आगे बढ़े? वो चाहते क्या है, एक तो ये। और दूसरा, मेरे को ये पूरा भरोसा है कि वो कहेंगे कि अगर आपको यूक्रेन में वॉर खत्म करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए रशियन सिक्योरिटी है। और रशियन सिक्योरिटी के लिए जो यूक्रेन के कुछ इलाके हमने कब्जे में किए हैं, और जो ब्लैक सी से जिनका बॉर्डर लगता है, क्योंकि ब्लैक सी रशियन सिक्योरिटी का मेन हिस्सा है। तो उसमें ब्लैक सी की सिक्योरिटी के लिए जो यूक्रेन के हमने हिस्से काबिज किए हैं, क्या हम हमारे पास रहेंगे? तो ये बेसिकली गिव एंड टेक का एक पहला स्टेप है ये। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है यूक्रेन के, क्या ट्रंप इतने अधिकार संपन्न है कि वो तय करें हाँ तुम रह लो? वो जेलेंस्की कहेंगे यस सर। भाई अमेरिका का इलाका तो है नहीं कि पुतिन ने कहा कि ये मुझे रखना है और ट्रंप ने कहा कि ठीक है रख लीजिए। जेलेंस्की वहाँ है नहीं, और बात ये कही जा रही है कि फैसला होने वाला है। इतना सरल है क्या एक देश की जमीन को अपना बना के रख लेना? अगर देखिए, आपने ट्रंप के बारे में सवाल किया है,
तो मुझे याद आता है कि उन्होंने आते ही कहा कि हम कनाडा को अपना हिस्सा एक स्टेट बना लेंगे, आप मेरे को ग्रीनलैंड बेच दीजिए। तो ट्रंप के लिए ख्वाब देखना, ये सपने देखना कोई मुश्किल तो काम तो नहीं है ना ये। तो वो कर सकते हैं, ऑफर करेंगे भी, कर भी सकते हैं। और उनका भरोसा ये होगा कि अगर मैं ऑफर करता हूं तो मैं लालच दूंगा जेलेंस्की को कि मैं तुमसे ये खरीदूंगा, मिलिट्स खरीदूंगा ये, और उसके बदले में आप ये हिस्सा रशिया को दे दीजिए। वो कर सकते हैं और शायद तो मैं ऑफर निचोड़ पे आता हूं गोयल साहब, कल की बैठक के बाद मुश्किल में कौन आने वाला है? रूस, यूक्रेन या भारत? कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। नहीं, मैं अगर आप नतीजा तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैंने पूछा मुश्किल में कौन आने वाला है। रूस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जेलेंस्की और यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या वो अमेरिका के वित्त मंत्री ये बोल रहे हैं कि बैठक सफल नहीं हुई ना तो भारत में टैरिफ और बढ़ा देंगे, तो भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, मुश्किल तो भारत की तो मुश्किल पहले से ही है, क्योंकि जहां तक तेल पर टैरिफ का सवाल है, मुझको नहीं लगता कि अगर इसका कोई हल निकल भी आता है अलास्का में तो हमारा तेल का टैरिफ कम होगा। क्योंकि जो ट्रंप भारत पर प्रेशर बना रहा है उसका रशियन ऑयल डील से कोई वास्ता नहीं है। उनका वास्ता खाली ये है कि इंडिया अपने कद से आगे बढ़कर के बात क्यों कर रहा है। उनकी दिक्कत यह है कि जब हम बोल रहे हैं कि हमने मीडिएट किया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, आप क्यों मना कर सकते हैं मेरे लिए? मेरा कद क्या है आप समझते नहीं है क्या? ट्रंप इज लाइक ए बुली। तो बहरहाल जब ज्यादा ये भाव में आए हुए भावग्रस्त हो गया मैं ये, तो मेरे ख्याल है भारत के ऊपर कोई असर इस बात से होने वाला नहीं है। भारत के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। भारत का प्रेशर लिंक करता है चीन से। अगर चीन से डील की हो जाती है तो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। अगर चीन से डील नहीं होती है तो भारत का कद बना रहेगा। हमें रशिया की तरफ नहीं, चीन की तरफ देखना है। चीन की तरफ नहीं। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर आता हूं डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी के पास, और राम श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूँगा, इस बैठक को कितनी संजीदगी से लेने की जरूरत है? दुनिया को टाइम पास है या बड़ी गंभीर मुलाकात है? दिखने में तो गंभीर मुलाकात है, लेकिन गंभीर इसलिए कि उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से कह दिया है कि अगर ये बात फेल हो गई तो वो भविष्य में जो है उसके और ज्यादा गंभीर परिणाम होंगे। और गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या ट्रंप उनकी धौंस से दब जाएंगे? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो दबे नहीं है। लेकिन हाँ, नाटो के देशों में एक खलबल मच रही है इस समय। एक आज से 80 साल पहले जो याल्टा का समझौता हुआ था उसका कहीं दोबारा संस्करण तो नहीं आ रहा है ये, क्योंकि याल्टा का जो समझौता हुआ था उसमें उस जमाने में सोवियत यंग का जो अस्तित्व था काफी स्ट्रांग हो गया था। हंगरी और दूसरे सभी देश में कम्युनिस्ट सरकारें बन गई थी, तो उसी तरह का रिपीटिशन तो नहीं होने वाला। हालांकि उसकी संभावना कम है, लेकिन हाँ, अगर ये समझौता, अगर यहाँ का कल की वार्ता उनकी सफल रही तो निश्चित रूप से अगली जो मीटिंग होगी उसमें ट्रंप मौजूद रहेंगे, जेलेंस्की भी मौजूद रहेंगे और उसमें पुतिन भी मौजूद रहेंगे। तब क्या नतीजा निकलता है? क्योंकि जेलेंस्की ने तो क्लियर कट कह दिया, हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो कल दो नेताओं के बीच मुलाकात नहीं है। कल एक नेशनलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट के बीच में मुलाकात होने जा रही है। एक व्यापारिक हितों के लिए है, एक अपने राष्ट्रीय हितों के लिए है। तो कैपिटलिस्ट बनाम नेशनलिस्ट की मुलाकात दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़ेगी, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हम इस विषय को चर्चा के लिए आगे भी जारी रखेंगे। मुलाकात के जो भी निष्कर्ष आएंगे अपने मेहमानों को फिर याद करेंगे। पर आज की इस बातचीत के लिए इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े इस विषय की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।